चलिए बेटा पार्टी, आज आप लोगों के एक बार पुनः 2024 और 25 का जो मॉडल पेपर जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है हाई स्कूल का, इस वीडियो के माध्यम से आपको उन्हीं क्वेश्चनों का एक संग्रह किया है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने चल रहे हैं। क्योंकि मॉडल पेपर आपको प्रत्येक चैप्टर से न बना के एक अलग प्रकार का है कि चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। जो पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा लोग, रियल नंबर। क्या बोला जाता है? रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर क्या है? देखिए, हमारे शब्दों में आप एक बात का ध्यान रखिए कि रियल नंबर का एक छोटा सा पहचान बता रहे हैं। किसी भी संख्या का वर्ग यदि धनात्मक आ जाए, धनात्मक आ जाए तो वो संख्या रियल नंबर है। यहाँ पे कोष्ठक में लिख लीजिएगा शून्य सहित। शून्य सहित अगर वर्ग कर दिया जाए तो धनात्मक आ जाए। अगर धनात्मक आ जाएगा तो रियल नंबर है आपका। मतलब आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। ठीक है बेटा लोग, -1 करेंगे तो क्या आएगा? +1 आएगा। अब +1 का भी करेंगे तो +1 आएगा। 2/5 का भी आप करेंगे वर्ग तो 2 दूनी 4, 5 25 पॉजिटिव आएगा। अर्थात कोई भी संख्या आप वर्ग कर दो और धनात्मक आ जाए तो वह संख्या आपका क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न करिए। मान लीजिए ये आपका संख्या रेखा है। संख्या रेखा है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर -1 है, -2 है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्या का मतलब है जैसे 1.01, 1.001, 1.002, ऐसे करके इनफाइनाइट, जिसको हम इन्फिनिट बोलते हैं, इन्फिनिट संख्याएं होती है। वो सब के सब रियल नंबर है। अर्थात संख्या रेखा पर जो भी दर्शाया जाता है सब के सब रियल नंबर हैं। अब मन में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमने लिखा किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यदि धनात्मक आ जाए तो संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो ऋणात्मक कब आएगा? थोड़ा सा चेक करेंगे। जैसे बेटा पार्टी -5 और +5, देखो +5 √5 है। √5 है, अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये भी 5 आएगा। अर्थात आपका ये √5 भी क्या है? परिमेय संख्या है, रियल नंबर है। क्या है? ये आपका अपरिमेय संख्या होते हुए भी क्या है? आपका वास्तविक संख्या हो गया, रियल नंबर हो गया, क्योंकि वर्ग करने पर धनात्मक आ जाता है। लेकिन यदि यहीं पे इसका हम वर्ग कर लें तो ये -5 आएगा। अब -5 आएगा तो ये आपका रियल नंबर नहीं है। क्या हो गया? ये आपका इमेजिन नंबर हो गया। हमारी बात समझ पा रहे हो? परिमेय, अपरिमेय जितनी संख्या है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये सब के सब रियल नंबर हैं। ये आप एक थ्योरी याद रखिए, बस इससे हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग, कोई भी संख्या हो, आपका ये है, इसका वर्ग कर दिए, पॉजिटिव आ गया, रियल नंबर। वर्ग किया, माइनस आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा? और रियल नंबर नहीं है, इमेजिन है, इमेज है, समझ रहे हो? काल्पनिक संख्या हो जाएगा वो, अवास्तविक संख्या जिसको कहते हैं। समझ में आया होगा? फिर से जान लीजिए। जैसे √5, √4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा।
4 आपका धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। आई मीन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो क्या हो गया? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मान लीजिए यहीं पे अंडर रूट -4, अंडर रूट -4, अंडर रूट में -4 है तो इसका जब स्क्वायर करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तब ये आपका क्या हो गया? अवास्तविक संख्या हो गया, अर्थात ये आपका क्या हो गया? इमेज नंबर हो गया। बात समझ में आया? अर्थात काल्पनिक संख्या हो गया। जैसे अंडर रूट में जो भी माइनस रहेगा आपका 8, अगर माइनस है स्क्वायर करेंगे तब भी -8 आएगा। -16 है मगर अंडर रूट में है तो इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो -16 आएगा, क्योंकि अंडर रूट मात्र हट जाएगा वहां पे। तब आपका बेटा लोग क्या हो जाएगा? ये आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग करने के तत्पश्चात यदि पॉजिटिव आ जाए तो वह संख्या आपका क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। और आई होप वास्तविक संख्या को आप लोग भली भांति समझ लिए होंगे। ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, जितने पॉजिटिव है सब वास्तविक संख्या। वर्ग करने के बाद चेक कर लो। क्या करने के बाद? अगर कोई पूछ ले -4 आपका वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो -4 का स्क्वायर करोगे तो -4 में -4 का मल्टीप्लाई होगा तो +16 हो जाएगा, ये वास्तविक है। अंडर रूट में करेंगे तब आपका क्या है? इमेज है। बात समझ में आया? तब आपका इमेजिन नंबर हो जाएगा। और जबकि अगर -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। लेकिन रूट के अंतर्गत जब हम करते हैं तो उसको माइनस का ना करके अंडर रूट को हटाया जाता है। अंडर रूट का मतलब, इसका मतलब होता है -8 पर रूट का ये सिंबल है 1/2 इंटू 2, आई मीन 2 से 2 कटा -8 आया। बात समझ में आ रहा है ना? अब जबकि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब -4 में मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। तो कहने का मतलब यह है कि रूट के अंदर अगर माइनस कोई है तो आपका इमेजिन नंबर है, वास्तविक संख्या नहीं है, अवास्तविक संख्या है। बाकी कोई भी संख्या होगा और उसका वर्ग कर दे, पॉजिटिव संख्या हो चाहे निगेटिव संख्या, ये सब के सब क्या है? रियल नंबर है। दूसरे तरीके से थोड़ा सा जानिए, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अब इसके अंतर्गत आया क्या क्या? पूरे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? 1, -1 भी होता है, 2 भी होता है, -2 भी होता है। जितने पूर्णांक होते हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव हो, जीरो सहित, वो सब के सब आपके वास्तविक संख्याएं हैं। आई मीन सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या 2, 4 इन्फिनिट तक, यहाँ पे 1, 2, 3, ये सब के सब आपके वास्तविक संख्याएं हैं। आई मीन आपके इंटेजर्स, चाहे पॉजिटिव इंटेजर्स हो चाहे निगेटिव इंटेजर्स, मीन समझते हो पूर्णांक होता है। फिर आपका इवन नंबर एंड ऑड नंबर जो भी है, ये सब के सब वास्तविक संख्याएं होते हैं। अवास्तविक संख्या का मतलब मैंने आपको बताया, ऐसे -5, -25, यहाँ -25, यहाँ अगर ऐसे दे दिया -25 ऐसे, तो इसका जब वर्ग करोगे तो यहाँ पे जानिए तब ये 25 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा तो इसका वर्ग करने के तत्पश्चात आपका क्या होगा? पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ में आया? अंदर में माइनस होगा तभी आपका वास्तविक संख्या नहीं है, इमेजिन नंबर है। हमें लगता है वास्तविक संख्या आप समझ गए। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर आंसर यदि हमें पॉजिटिव प्राप्त हो जाए तो आपका क्या है? वास्तविक संख्या कहलाती है। इस बार वास्तविक संख्या समाप्त होता है आप लोगों का। हमें लगता है वास्तविक संख्या आपको बाकायदे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं आपको लेके। देखिए जो ये चैप्टर है, यहाँ पे आप लोगों का यूक्लिड प्रमेय का इस बार सिलेबस में नहीं है, काट दिया गया है। लेकिन इसमें बाकी कौन सा चीज़ है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका एक तो दिया गया है √2
एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। जबकि हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय है, लेकिन फिर भी सिद्ध करना है। दूसरा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, इतना कोर्स में आपके है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको चल रहे हैं बताने। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 4 पर पावर n, कह रहा है कि दिखाइए कि 4 का पावर n, क्वेश्चन है ये, 4 के पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे जो n है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मतलब बेटा लोग n बराबर होता 1 2 3, ऐसे नेचुरल नंबर शुरू होते हैं। यहाँ का n नेचुरल नंबर से शुरू होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 के पावर n को 2 के पावर 2n में बदल देते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है, 2 पर 2 होता है, n होता है। यहाँ पे कुछ बातें आपको लिखकर ही बतानी है। यहाँ लिखना है कि 2 के पावर 2n में सिर्फ एक अभाज्य गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, जबकि 0 के लिए अभाज्य संख्या 5 का होना आवश्यक है। आवश्यक शब्द है, आवश्यक है। अब लिखेंगे अर्थात, नीचे फिर लिख देंगे अर्थात 4 के पावर n कामा कर देंगे 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। यही आपका आंसर है कि कह रहा है दिखाइए कि यह 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। फिर यहाँ पे बेटा लोग लिख देंगे इति सिद्धम। आपका यही तो सिद्ध करना था कि 2 के साथ हमको 5 चाहिए, तभी तो 2 5 या 10 होता है, या 2 5 10 होता है, अर्थात नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया। यही अर्थात करके ये आपका जो लिखे 4 पर n 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा, यही आपका आंसर है। और सिद्ध करने के लिए इतनी बातें लिखना अति आवश्यक है। अब आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट में। अब आपका HCF आ सकता है, LCM आ सकता है। क्या आएगा ये जान लीजिए आप लोग। मान लीजिए 6 दिया है, 72 दिया है, 120 दिया है, कह रहा है इसका LCM निकालो। तो यहाँ पे LCM आपको सीधा सीधा कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड का मतलब होता है 6 को आप काटोगे तो 2 into 3। अब अगर ऐसे आप नहीं काट सकते तो पहले आप ऐसे काट लेंगे, फिर 72 को भी ऐसे काट लेंगे। पहले LCM ना करके HCF लगा लो। ठीक बेटा लोग, LCM ना करके पहले HCF लगा लो, फिर उसके तत्पश्चात आप LCM लगाओगे, अपने आप दोनों आएगा। निकालना दोनों है, आप ध्यान रखिए, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके करना है। 2 1 का 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौका, इसको भी आपने काट लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64। 1 मिनट, कितने काटे? यहाँ पे हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। देखो 36
यहाँ आएगा 18, यहाँ बेटा आएगा 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, आई मीन 3 3 जा, मैंने 64 को काट दिया। ये देखिए क्या होगा, 3 त्रिक 9 दूनी 18 दूना 36 दूनी 72। अब आप 120 को भी काटेंगे, काटना आता ही होगा, फैक्टर है आपका। अब यहां पे आप लिखेंगे 6 इक्वलेंट 2 इंटू 3, 72 के बार लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर वहीं पे लिखेंगे 120 बराबर कितना लिखेंगे बेटा लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। HCF और LCM में क्या अंतर है आप जानिए। HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने वह अधिकतम संख्या जो कॉमन हो, कॉमन माने दोनों में हो, अब फैक्टर माने गुणनखंड। तो हमें ये देखना है कि अधिकतम, अब ये एक एक अंकों को देखना है चाहिए। यहाँ 2 एक है, यहाँ पे 2 कई है, लेकिन एक कम से कम, HCF में कम से कम वाला गुणनखंड पकड़ते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 कितनी बार आया, एक बार, यहाँ 2 3 बार, यहाँ 2 3 बार, तो हमें सिर्फ 1 बार लाना है, तो 1 लिख दिए। अब 3 यहाँ 1 बार है, और यहाँ पे 3 2 बार 1 बार, तो 1 ही बार लेना है, क्योंकि कम से कम वाला लेना, जो सबसे कम होती है फैक्टर वही लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 6। LCM में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई इन सभी संख्याओं से कट जाए, विभाजित हो जाए, अर्थात तब एक भी छूटना नहीं चाहिए। यहाँ 2 कितना है बेटा, 1 बार है, और यहाँ 2 कितनी बार है, 1 2 3, यहाँ 3 बार, तो 3 बार लेना है। LCM में अधिकतम लेते हैं, और HCF में जो सबसे कम होता है वो भी सब में हो वो लेते हैं, क्योंकि 5 यहाँ सबसे कम है और कहीं नहीं है तो नहीं लिया था। तो जो सब में हो वह कम से कम जो सब में हो उसको लेते हैं। LCM वो अधिक से अधिक जो सब में हो पहले उसको लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसको भी लेते हैं। आई मीन यहाँ पे 2 2 2, फिर कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा बेटा, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, यहाँ पे 1 टाइम्स, वहाँ 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स, जितने टाइम्स आए उतने टाइम्स लिए, अधिकतम 2 टाइम्स। फिर 5 बच रहा है, 5 ले लिए। अब इसका 5 तिहाई 15 तिया 45 दूनी 90 दूना 180 दूना 360, ये LCM हो गया। आई होप बेटा लोग ये समझ में आया होगा। एक LCM निकालने का दूसरा, ये तो तरीका आपको समझ में आया होगा। HCF ऐसे ही निकाला जाता है, जो सबसे कम। HCF निकालते वक्त अपने मन में रखना चाहिए कि एक बार 2 यहाँ है, एक बार 2 यहाँ है, एक बार 2 यहाँ है, तो यहाँ भी लिख दिया जब सब में है। फिर एक बार 3 यहाँ है, मैंने लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया है, तो लिख दिए। फिर यहाँ कुछ नहीं बचा, किसी एक में अगर समाप्त हो जाए तो फिर आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन LCM दूसरे तरीके से भी एक देख लो, अगर आ जाएगा कि ऐसे पे लगाते वक्त कहीं मिस्टेक न कर जाओ। देखो कैसे करेंगे। HCF में जैसे 6 और कितना है आपका 72 120, 2 3 जा, अलग अलग है ये। 2 से तब तक काटो जब तक कोई कट रहा है, जो नहीं कट रहा है उसको उतार लो। ये 3 आया, ये 9 आया, 15, अब 3 से कट रहा है बेटा लोग। अभी 3 से कट रहा है, 5 उतार लिए, फिर 5 से कटा, सब 1 1 1 आ गया। अब LCM बराबर, अब इसको उतारेंगे 2 2 2 और 3 कितनी बार बेटा, यही तो किए थे इसके पहले। फिर 5 तिहाई 15 तिया 45 दूनी 90 दूना 180 दूना 360, ये आपका आंसर हो गया। आई होप LCM का एक साधारण तरीका था जो आपको आता भी है, इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। किसी तरीके से कोई भी आपका अंक दिया रहेगा उसमें आपको निकालना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं।
एक बात तो जान लीजिए, अब जो विधि आता था कि यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा, अब वो आपका नहीं आएगा। अब आपका जो भी आएगा गुणनखंड विधि द्वारा आपका आएगा, और इसके अलावा अन्य चीज़ें नहीं आएगा। मान लीजिए कहता है कि आपका दिया है 144 के गुणनखंडों का घातांक बताना है। क्या बताना है बेटा लोग? कि गुणनखंडों के घातांकों का योग पूछ सकता है कि इनके क्या करना है, गुणन खंडों के एक घात लिखे हैं, घातों का योग। इसका मतलब क्या है? आपको आता तो सब कुछ है, थोड़ा सा समझना है। दो सतह आई मीन 144 इक्वलेंट आया 2 पर 1 2 3 4 4 पावर इंटू 3 पर कितना आया बेटा लो? 2 पावर। कह रहा है घातों का योग। घात कितना है? घातों का योग, इसका घात है 4 और इसका घात है 2, तो क्या हो जाएगा? 6। कितने घात हो जाएंगे बेटा लोग? 6 घात हो जाएगा। हम आप लोगों को लास्ट में कुछ प्रूव्ड करने के माने क्वेश्चन बताएंगे। उसके पहले जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन पर मात्र फोकस कर रहे हैं। ठीक है बेटा लोग? जैसे आपका आ जाएगा आजकल क्वेश्चन, एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं इतना पढ़ लो आप। इस चैप्टर के संपूर्ण क्वेश्चन फंस जाएंगे। साथ ही साथ अगर मेथड आपका तैयार हो गया तो 100% आपका मेथड तो 100% वही आने वाला है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बेटा लोग देख लो। मान लो जैसे कह रहा है P बराबर AB² और फिर क्वेश्चन दिया है Q बराबर A³ B, और इसमें पूछ लेगा HCF बताओ। HCF माने दोनों को देखकर बताना है। HCF में कम से कम लेना चाहिए। A इसमें कितना है? 1। ये यहाँ कितना है? 3 बार। तो कम से कम लेना है तो कितनी बार लेना है? 1 बार। 1 ले लिया। यहाँ B 2 बार आया है, यहाँ भी 1 बार आया है, तो कम से कम लेना है तो कितनी बार लेना है? 1 बार। तो आपका A इंटू बी आई मीन AB HCF हो गया। एलसीएम अगर इसका पूछ लेगा तब क्या करेंगे बेटा? A यहाँ 1 बार आया है, A यहाँ 3 बार आया है, तो आपका 3 बार लेना है। B यहाँ 2 बार आया है, B यहाँ 1 बार आया है, तो B 2 बार लेना है। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। आई होप एलसीएम और एचसीएफ दोनों आप समझ गए होंगे। उसमें पूछेगा क्या कि क्वेश्चन कई प्रकार का दिया रहेगा कि यहाँ पे P और Q आपका धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक माने कोई पूर्णांक है जिसका फैक्टर कर दिया गया है। ये बात समझ, कहेगा PQ पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब जैसे 12 है। अब इधर वाला का मतलब ये कह रहा है कि 2 2 दूनी 4 3 12 कह रहा है ये पूर्णांक है और ये इसका खंड है। तो ऐसे ही कहेगा कि P आपका पूर्णांक है, A और B अभाज्य गुणनखंड हैं, और तब P और Q का मान लीजिए यहाँ 15 है, 15 का 3 गुणित 5 है। अब कहेगा कि P और Q का, जैसे कहता है 5 और 12 का एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, वैसे ही कहेगा P और Q का एचसीएफ और एलसीएम बताओ, जबकि फैक्टर कर दिया गया है। जब फैक्टर किया तो फैक्टर माने इस तरफ से देख के करना है, तो ऐसे इधर देख के करना है। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है ना बेटा लोग? चलिए एक क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं। कह रहा है कि 65 है, 117 है। कह रहा है इसका एचसीएफ दिया हुआ है। कितना दिया है बेटा? 65m - 117, 117। अब एक बात का ध्यान रखिए, कह रहा है एलसीएम है तो यम का मान पूछ रहा है। काहे का मान पूछ रहा है बेटा लोग? यम का वैल्यूज क्या होगा। सिंपल सी बात है, आपका ये एचसीएफ है
तो निश्चित ही इसका हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए 65 को हम क्या करते हैं, काटते हैं। 5 एक्का 13, 117 को भी काटेंगे बेटा। तो क्या है, 13 9 117, 3 3। 65 को निकाले बेटा, क्या हो जाएगा 5 गुणित 13। 117 को निकाले तो क्या होगा 13 गुणित 3 गुणित 3। HCF आप देखिए इसका निकालेंगे तो HCF कितना आ जाएगा, कितना है बेटा 13। अब यहाँ पे 13 है ना बेटा। जब 13 है तो ये भी HCF है, ये भी HCF है। अर्थात आप यहाँ पे करेंगे 65m - 117 बराबर 13। HCF वो भी है, HCF भी है। 117 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। निशान बदल जाता है, आई मीन इसका जो सिंबल होता है चेंज हो जाता है। तो 65m 117 उधर गया तो 117 प्लस हो जाएगा। अब 65 m बराबर 117 में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब 65 का भाग दे देते हैं। तो जब 65 का भाग देंगे तो 130 में 65 का भाग दे दिया तो 65 दूना 130, तो m बराबर क्या आ गया 2 आ गया। हमको लगता है ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे दे, नहीं समझ में आया, आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का दे दे जिसका कह दे HCF इतना है, तो उसका HCF निकाल के तुलना कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ये कह दे HCF के स्थान पे LCM इतना है, तो इन दोनों का LCM निकाल के इसके बराबर कर देंगे। बात समझ में आया? तो LCM बराबर करके आप निकाल लेंगे। जो चीज़ कहेगा, वो जो बातें कहेगी, जो क्वेश्चन का कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन के अनुसार आप उसको निकाल के, अगर ये HCF दिया है तो HCF निकाल के HCF के बराबर इक्वल करके कर लेंगे। LCM दिया है तो LCM के इक्वल कर लेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट बेटा लोग, चलिए आप लोग आगे देखिए। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था 4 पर n, ऐसे ही 6 पर n करा। 6 पर n का गुणनखंड क्या 0 पर समाप्त होगा? ठीक बेटा, दिखाई पड़ रहा होगा, मैं बोल भी दे रहा हूँ वो चीजें। तब आप लिखेंगे कि यदि 6 पर n का गुणनखंड शून्य पर समाप्त होगा, तब एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 5। बिना 5 के शून्य नहीं आ सकता, एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। फिर लिखेंगे 6 पर n इक्वलेंट 2 × 3 पर n में अभाज्य गुणनखंड 2 तथा कितना है बेटा 2 और 3 है, 2 तथा 3 है, 3 है। अर्थात 6 पर n का गुणनखंड 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 के अलावा 6 पे है नहीं कोई गुणनखंड। अब गुणनखंड 0 पर समाप्त होने के लिए 5 की आवश्यकता पड़ती है, तो लिखेंगे 5 की आवश्यकता होगी, जबकि 6 पर n माने 2 × 3n, अर्थात 2 और 3 ओनली मात्र गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है।
और यहाँ तभी होगा जब एक अभाज्य गुणनखंड क्या हो बेटा, 5 हो। ये पॉइंट महत्वपूर्ण, ठीक है। और नहीं है तो आप लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे या नहीं होगा इति सिद्धम। अगर कहेगा दर्शाइए तब की बात कर रहे हैं, ये भी समझ गए। वैसे ये जैसे 4 पर n का 4 पर n को आप जो ऐसे लिखे थे उसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन में, ऐसे कर दो 2 × 2 तो लिख देंगे 2 के अतिरिक्त लिख देंगे गुणनखंड 2 और 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 पर n। ऐसे भी लिख सकते हैं, सब स्थान पे 4 का n कर दें। समझ रहे, सारा चीज आपका हो गया। यहाँ पे बस आपको क्या कर देना है, जहाँ 6 पर n था वहां हमने क्या बना दिया 4 पर n। बात समझ में आ रहा है बेटा? ये बातें आपकी हुई। आगे थोड़ा सा और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, जैसे आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा 2691 और कहेगा सिद्ध कीजिए कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। कभी कभी कहता है दिखाइए कि ये है पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल ल स म स के गुणनफल के बराबर होता है, ये फार्मूला ही होता है। और ये कहता है दर्शाइए भी, तो इसका क्या निकालेंगे बेटा, हम एलसीएम भी लिखाएंगे, एचसीएफ निकालेंगे। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो पहले 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटते हैं तो 13 आएगा बेटा, यहाँ 91 आएगा। 13 का 13 सते 91, 7 से काट दिया 7 का। अब बेटा लोग ये आपने देखा कि 13 एक ऐसी संख्या, 1 मिनट पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम 2 × 13 × 7, 13 सते 91, 2 1 का 2, 2 9 18। एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 26 का मतलब क्या है बेटा लोग 2 × 13, 91 का मतलब क्या है बेटा लोग 13 × 7, तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या होगा 13। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 13। बात समझ में आया? अब यहाँ फार्मूला को नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद पहली संख्या के नीचे लिखेंगे 26 × 91। एलसीएम पर क्या लिखेंगे 182 × 13। अब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। बात समझ में आया बेटा लोग? चाहे आप गुणा करके चेक करके देख लीजिएगा, ये सिद्ध करने के लिए आता है। कभी कभी क्या आता है कि ऐसे सवाल आपके आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ पे 91 है, हो सकता है 117 3 दे दे, 3 देगा तब भी आप एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे और उसको लिख देंगे। कभी कभी क्या होता है बेटा लोग कि आपका देता है कि संख्या इतना इतना है, इसका एचसीएफ दे देता है 13 है, कहता है एलसीएम बताइए। क्या बताइए, एलसीएम। तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या के नीचे पहली संख्या लिखेंगे, दूसरी के नीचे दूसरी लिखेंगे। एलसीएम पूछ रहा है, नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है। अब इसका एक जैसे इधर दोनों दिया है, उधर 1 दिया है, तो इसका इसमें भाग दे देंगे। और अगर इधर 1 दिया है, उधर दोनों दिया है, तो इधर का भाग दे देंगे। लेकिन इस फार्मूला को आप लर्न करके रखो, ये महत्वपूर्ण है। इस पे सिद्धांत पर एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो अब एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर 26 × 91/13, 13 दूना 26, 2 1 का 2, 2 9 18, अर्थात एलसीएम ही हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बेटा लोग समझ में आया होगा। कई बुक से आपको लेके पढ़ा रहे हैं, हर वो चीज़ें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में जो आए वो आ जाए, फंस जाए, कहीं अलग से ना आए। आप लोगों को घंटा 1.5 घंटा मेहनत करना है हमारे वीडियो के साथ, और आपका निश्चित ही अगर पूरी बातें बिल्कुल आप लोग अच्छे से शांतिपूर्वक ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित ही क्वेश्चन हमारे वाणी में ही छिपा होगा। जो भी बोल रहे हैं
अगर कुछ क्वेश्चन बोल दे रहे हैं ऐसे जिसमें से आपको लिख नहीं रहे, उसको भी आप नोट्स कर लो, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव न जाने पाए। चलिए देखिए आगे। अब आपको 2 क्वेश्चन और बताने चल रहे हैं। 2 क्या, अभी 2-3 क्वेश्चन। देखिए जैसे कुछ चीजें होती हैं कि आपका आ जाएगा 555/222 और कह रहा है कि इसको मानक रूप में लिखिए, सरलतम करिए, सरल रूप में लिखिए। तो इसको काटने के लिए बात कर रहा है। ये काहे से कट रहा है ये देखेंगे बेटा। ये देखिए 3 से कट रहा है। 3 एक्का 3, फिर कितना बचा, 2 बचा, 3 8 24, 3 5 15, ये 3 7 21, 3 चौक 12। अब ये 74 है 185। ये अब हमारे हिसाब से नहीं कट रहा है, 37 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। लेकिन अगर आपके मन में कुछ माने रहे तो आप ऐसे चेक करके देख लिया करो, और किसी से कटेगा तो नहीं। तो इसका HCF निकालेंगे भाग विधि से। 2 बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 सते 14, 1 15, 1 देगा 15 में से 8 गई 7, 7 में से यहाँ 2, 74, 27 दूनी 2 सते 14, 2 दूनी 4, 1 5, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया। फिर 27 को काटेंगे, 20 एक्का 20, 7 आया बेटा, 7 में 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 आया, 6 का 7 में फेंक दिया, 7 एक्का 6, एक्का 6, 1 आया, 1 छक्का 6। देख रहे हो 1 से कटा, अर्थात यही लोएस्ट है, लोएस्ट टर्म है। आई मीन लघुत्तम रूप है, आई मीन सबसे छोटा रूप है, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, अलग अलग करके आ सकते हैं काटने के लिए। तो उसको अच्छे से काट लीजिए, बाद में चेक कर लीजिए कि HCF 1 आ रहा है कि उससे ज़्यादा। अगर उससे ज़्यादा कोई आ रहा है तो उससे भी कटेगा। अगर नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो रफ में इसको चेक करके सही से लिख दीजिएगा। कभी कभी इतना क्रिटिकल होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते काहे से कटेगा, इतने अभाज्य संख्या बड़ी बड़ी से दे देता है काटने के लिए। तब ऐसे दशाओं में भाग विधि से आपको लगा के चेक करना चाहिए किससे कटेगा। जो भाग विधि से आपका HCF आएगा उसी से कटेगा। फिर दोनों को काट के डायरेक्ट लिख दें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि यह अपरिमेय है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपरिमेय सिद्ध करना है। ऐसे दशाओं में एक क्वेश्चन है √2 पकड़ लिए हैं। अभी इसी √2 से ही सब कुछ आपका सलूशन निकलवाएंगे। √3 कैसे हो जाएगा, √5 आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि माना शुरू यही करना चाहिए, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है बेटा। अब थोड़ा सा केयर करो, जानते हैं कि यह अपरिमेय है, फिर भी हमको मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे परिमेय संख्या √2 बराबर a/b, जहां a b अभाज्य गुणनखंड है। जिनका मस 1 है, जिनका मस 1 है। बात समझ में आ बेटा। a बराबर √2b। अभाज्य का मतलब मैंने ये बताया कि ये एक अभाज्य गुणनखंड है, अर्थात जैसे 5/7, तो 5 भी अभाज्य है, 7 भी, इसका दोनों का मस कितना है, 1 है। इस प्रकार का इसको कह रहे हैं कि ये 1 है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या हमने मान लिया है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए बोले।
लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। यहाँ बेटा ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे कि ए स्क्वायर एक सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि 2 से क्या है बेटा? विभाज्य है ये। क्योंकि 2 से क्या है? विभाज्य है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो ए भी ऐसे लिखना है। तब ए भी 2 से 2 ऐसे लिखेंगे, विभाज्य होगा। ठीक है। अब यहां क्या करेंगे हम कि a बराबर 2c रखने पर a के स्थान पर क्या रख देंगे? 2c। क्योंकि एक क्या है? a भी 2 से कट रहा है, अर्थात 2 का गुणनखंड है। तो 2 का गुणनखंड है, तो यहाँ 2c रख दिए। तो a पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी ऐसे लिख देंगे 2c का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो 2 दूनी 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, अर्थात b स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2c स्क्वायर। अब फिर से यहां लिखेंगे b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है। b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो b भी इसके आगे का देख लीजिए, b भी 2 से 2 माने विभाज्य होगा। यहां विरोधाभास है कि a तथा b का एक गुणनखंड 2 भी है, जबकि एक होना चाहिए था ना। जबकि क्या होना चाहिए था? एक होना चाहिए था। अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब फिर से ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करना है कि √2 के लिए आपका हो गया, यहीं पे आपका √3 दे सकता है। ठीक बेटा लोग, तो कुछ भी नहीं करना है, एक चीजें बस ध्यान रखना है कि जहां √2 है, इसको तो आप समझ गए ना। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, √5 में या √3 में चेंज कर रहे हैं, तो हमें यही चीज लिखना है। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां लिखेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे √3 बराबर a/b, जहां a और b अभाज्य गुणनखंड है जिनका म स प एक है, माने एक गुणनखंड है। फिर लिखेंगे a बराबर यहाँ के लिख देंगे √3b। फिर दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर लिखेंगे a स्क्वायर किससे विभाज्य है? तो a भी किससे विभाज्य होगा? फिर लिखेंगे a बराबर यहाँ क्या? 3c। फिर यहाँ लिखेंगे 3c। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 9 स्क्वायर। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ भी क्या रहेगा? 3। इससे क्या हो जाएगा? फिर यहाँ क्या बच जाएगा? 3। फिर लिखेंगे b स्क्वायर काहे से कट रहा है? 3 से। तो b भी काहे से कटेगा? 3 से। फिर लिखेंगे कि यह विरोधाभास है कि a तथा b का एक गुणनखंड 3 भी है, जबकि एक होना चाहिए।
अर्थात √3 एक, ऐसे ही √5 के लिए है, कोई भी आ जाए, अर्थात लिखने का तौर तरीका आपका समझ में आना चाहिए। बस इसके अलावा अगर आएगा तो 2, 3, √2, √3, √5 या √7 यही आपका आएगा। एक क्वेश्चन और आपको बताने चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। यह तो अभाज्य संख्या की बात हुई। अभाज्य संख्या भी दो प्रकार के आते हैं बेटा लोग। एक आता है आपका जैसे लिखा रहेगा कि 2 - √5, कहेगा सिद्ध करिए, सिद्ध करो कि 2 √5 -√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अभी √2 कह रहे थे, अब ये तो एक बात जान लीजिए, अपरिमेय परिमेय में क्या है अंतर, इस क्वेश्चन के बाद आपको बताते हैं। कम से कम परिमेय अपरिमेय आपको आना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है, जिससे फर्स्ट चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए 2-5 नंबर का साथ जो भी आए वो आपका इधर से उधर होना नहीं चाहिए। यहाँ क्या करेंगे बेटा, वही सिस्टम, वही तरीका, माना 2 - √5 एक परिमेय ये संख्या है। आप पूरा संख्या लिख दीजिएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। फिर क्या करेंगे, वही सिस्टम है, 2 - √5 बराबर a बाई बी मानिए, p बाई क्यू मानिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां उस सवाल में भी लिख दीजिएगा जहां b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, उसमें भी लिख दीजिएगा जहां b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, वो भी लिख दीजिएगा कि b बराबर डज नॉट इक्वल टू नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, a और b एक अभाज्य गुणनखंड है, a और b एक अभाज्य गुणनखंड है जिसका म स प एक है। ध्यान रखिएगा जो इसके पहले √2 और 3 आपको समझाए वहां भी इतना जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये तो आप उसमें लिखे ही हो, ठीक है बेटा लोग। अब वही सेम टू सेम यहाँ भी है कि आप क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को पहले थोड़ा सा इसमें केयर करेंगे। यहाँ 2 - √5 बराबर क्या है, इतना, √5 को उधर ले जाएंगे। इसमें क्या करना होता है ये जानिए, -√5 उधर, आई मीन रूट वाला एक तरफ कर लो, बिना रूट वाले को एक तरफ कर लो, इससे लगाने में सहूलियत होगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2b - a बाई बी बराबर √5। फिर उसके तत्पश्चात यहाँ पे आप लिखेंगे कि p बाई a बाई बी, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे कि यदि a बाई बी एक परिमेय संख्या है तब 2 - a बाई बी, ठीक है बेटा, अगर a बाई बी एक परिमेय संख्या है तो 2 में जोड़ने या घटाने पर भी परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय होगा, बात समझ में आ रहा है। अब परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपरिमेय होगा। तो यहाँ कह रहा है कि अगर a बाई बी परिमेय है तो 2 में a - b ले आके रख देंगे तो यह भी बेटा क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। इतनी बातें आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या लिखेंगे कि ये परिमेय है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब सुनाई पड़ा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि ज्ञात है अपरिमेय संख्या, कोई पूछेगा कैसे जाने तो बोल दीजिए इसके पहले तो हमने सिद्ध किया ना, तो पहले √2 सिद्ध किया जाता है।
फिर √3 इस तरीके से सिद्ध करके तब यहाँ पहुंचा जाता है। अर्थात इसीलिए पहले से ही जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब 2 - √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आई होप बेटा लोग समझ में आया होगा। थोड़ा सा और चेक कर लीजिए, यहीं पे आपका ऐसे दिया है, हो सकता है यहाँ पे ऐसे दे दे, फिर आप वही काम करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस तरफ को इसी तरीके से लिखें, एक अंडर √ वाले को आप जो अकेला अंडर √ रहेगा उसको एक तरफ कर देना, बिना अंडर √ वाले को एक तरफ कर देना। अब बिना अंडर √ वाले को बताना कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर a/b परिमेय संख्या है तो बिना अंडर √ के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे तो अभी एक क्या होगा बेटा, परिमेय संख्या होगा। फिर तत्काल में बताना, जबकि हम जानते हैं कि √5 अकेले जो रहेगा, √6 यहाँ रहता तो उधर √6 चला जाता, √6 जो भी दिया हो, कि जबकि हम जानते हैं कि यह एक क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो अर्थात तब अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ा जाएगा या कुछ भी घटाया जाएगा तो आपका क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे तब ये होगा, अर्थात फिर नीचे काले से लिखेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। इंग्लिश में क्या लिखा जाता है बेटा, हैंस प्रूव्ड। अब प्रूव्ड लिखेंगे तो सिद्ध किया होता है। हमको लगता है इतनी बातें समझ में आया होगा। कुछ चीजों पर और फोकस करते हैं, क्योंकि आज आपका रियल नंबर समाप्त कर देंगे। रियल नंबर से नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले नहीं है। जितना मेथड आपको बताए इसी में से क्वेश्चन आएगा और इसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है। आप लोगों को मात्र और मात्र इतना चेक करना, इतना देखना है कि आपको जो बातें मैंने बताया ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं बेटा। कभी कभी आ जाता है 7 × 11 × 13 + 13 तथा फिर दिया है 7 × 6 × 5 × 5 × 2 पीरियड्स 5 है, फिर 4 3 2 टाइम्स है, फिर 4 3 2 4 3 2 1 प्लस इसके तत्पश्चात 5। ये दो दिया है, एक इधर दिया है, एक अलग से इतना दिया है। और फिर ये पूछ क्या रहा है कि भाज्य व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं क्यों नहीं हैं, कि ये भाज्य संख्याएं क्यों नहीं हैं। ये क्वेश्चन है कि संख्या इतना और संख्या इतना, ये भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है। ठीक है, पहले क्या करेंगे बेटा, इसका इसमें गुणा करेंगे। 11 में 7 का गुणा करेंगे या 13 का, देखो 13 गुणा कर लो, 13 का 13 की 3, 13 का 13 14। फिर 7 का गुणा करेंगे, 7 3 21, 7 चौक 28, 28 2 30 और 7 का 7 3 10। और इसमें 13 क्या करेंगे बेटा लोग, जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लिया। गुणा करने तत्पश्चात बेटा लोग 1014 आया। आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए अब इसका भी गुणा करेंगे। देखो 5 से शुरू करते हैं। 5 25, 25 चौका 100, 300 दूनी 600, 600 और 6 सते 4200 और 6 का और गुणा करेंगे तो 6 0 0 0, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 है 2500। और इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 205। इसका जब गुणा किए तो कितना आ गया बेटा, गुणा करके फिर से चेक कर लो कहीं मिस्टेक न हो गया हो। 5 50, 25 चौका 100, 300 दूनी 300 दूनी 600 और 600 में 6 छाक 3600। फिर 7 का गुणा करेंगे 0 0 7 42, 7 3 21 4 25
क्वेश्चन सही उतारे हैं, चेक कर लें 1 मिनट बेटा। 7 मैंने 5 यहाँ डबल पीरियड लिख दिया है, उसमें 5 आपका क्वेश्चन के अनुसार लिख रहा है बेटा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ अलग दे दिया है, जिसके कारण आपका ये माने दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, मात्र एक बार 5 दिया है। कितनी बार दिया है बेटा? 1 बार। अब करेंगे 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 और 7 छंग 42, 2 0, 2 दूनी 4, 2 1 2, 4 0 में 0, 4 दूनी 8, 4 1 4, 0 4 8 2 10, यहाँ 4 1 5, और इसमें 5 ले आके जोड़ देंगे, ये वाला 5 बेटा। तो क्या हो जाएगा 50 45 ये दिया है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, जिसके कारण आपका गड़बड़ा रहा था। फिलहाल आप परीक्षा पे फोकस करेंगे। 7 6 5 4 3 2 1 का गुणा है +4 है +5 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। कह रहा है कि यह अभाज्य है कि नहीं है। यहाँ पे आप बेटा क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड, ये कह रहा है कि अभाज्य यह क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों नहीं हैं या भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ऐसा कर दो। अब थोड़ा सा इधर कर दो बेटा, भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, अब देखेंगे 1014 को काटेंगे, 2 पंचे 10, 0 बचा, 2 सते 14, इसको भी काटेंगे बेटा, 5 1 5 9 45। ठीक है, ये आपका 1014 आया था। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करने से बेटर है आप भाज्य संख्याएं क्यों हैं इसको हम निकाल लें डायरेक्ट, ये सरल तरीका होगा। 1014 का इसमें काटेंगे। अगर ये CF एक के अतिरिक्त कुछ और आता है तो ये भाज्य संख्या है, और अगर एक ही माने एक आता है तो भाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 4 बार जाएगा, 4 0 में 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, 4 0 में 0, 4 1 4, यहाँ 9 13 8, यहाँ बेटा कितना आया 9, 9 का भाग देंगे 1014 में, 9 1 9 8 9, आई में कितना आया बेटा यहाँ 9 5 14, कितना बचा 2, फिर ये 25 से नहीं कट रहा है। जस्ट मिनट, ये क्वेश्चन बेटा लोग थोड़ा सा बेटा लोग थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक कर दिए थे। क्या किए थे, यहाँ अलग अलग पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, न कि ये पूछ रहा है कि आपस में ये माने HCF इसके गुणनखंड है कि नहीं। मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आप जानिए लिखेंगे कि ये कट रहा है ना, 2 पंचे 10 और 2 सते 14, और यहाँ आपका 3 से भी कट रहा है, 3 1 3, 3 4 18, 3 9 27, 13 लिखेंगे। हाँ लिखेंगे इतने का गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13, यह एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही बेटा इसको भी आप क्या करेंगे, काटेंगे। अलग अलग पूछ रहा था, हमने क्या किया उसमें ये समझ लिया कि दोनों का कोई उभयनिष्ठ भाज्य है कि नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चन है बुक में थोड़ा सा सिमट के दिया हुआ है, इसलिए समझ नहीं पाए। बात समझ में आ। अब ये क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ कह रहा है अलग अलग ये भाज्य है, तो क्यों, तो गुणा करके जोड़ लिया, ये 5 से कट रहा है, लिखेंगे हाँ ये भाज्य है। बात समझ में आ, क्योंकि 5 का एक गुणनखंड इसका है,
ये भी क्या है, भाज्य है। तो आप इसको मात्र इतना लिखेंगे कि ये भाज्य है, क्योंकि इसका एक यह गुणनखंड है। इसी पे इस वीडियो को एडिट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा सा गड़बड़ था, जिसके कारण आपको गलत ढंग से बताने शुरू कर दिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, लिखा हुआ है, सिमटा हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको आपको क्या करना है, गुणा जितना है उसको गुणा करके जोड़ लेंगे, जोड़ के काट के देखेंगे किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो भाज्य है, नहीं कट रहा है तो अभाज्य है। यही प्रक्रिया वहां भी है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक बात ये जान लीजिए आप लोग कि जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, चूंकि बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा केयर कर लेना कि किसी खेल के मैदान में के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस पर एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। बेटा जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको लिख लेना। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में पूजा को कह रहा है, इसमें एक चक्कर, ये रेखा, ये कौन है, रेखा 18 मिनट में, और पूजा जो है वो भी एक चक्कर लगाती है 24 मिनट में। तो कह रहा मान लो ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करें तो कितने समय के पश्चात ये दोनों पुनः मिल जाएंगी और दोबारा प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगी। जब ऐसा क्वेश्चन करे कि कब वो दोनों मिल जाएंगी, तो ऐसे में बेटा लोग एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एलसीएम। आप जानते हैं 18 और 24 का एलसीएम 72 होगा। 72 का मतलब होता है कितना मिनट है। ये क्या है बेटा, मिनट। मिनट का मतलब है 1 घंटा 12 मिनट। कितना हो जाएगा, 1 घंटा 12। इसका एलसीएम दोनों का निकालेंगे तो 72 मिनट आएगा। 72 मिनट को घंटा और मिनट में बनाएंगे तो 1 घंटा 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात 1 घंटा 12 मिनट के बाद ये दोनों पुनः मिलेंगी, बशर्ते एलसीएम निकाल के आपको दिखाना है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तब की बात कर रहे हैं, चूंकि लंबे लंबे क्वेश्चन हैं और ये आपको पढ़ के बता दिए। चूंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, तो इसलिए आपको बताना अति आवश्यक होता है। अब क्वेश्चन क्या है, कुछ बातें हम आपको नॉर्मली बताने चल रहे हैं जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है। पहला जो एचसीएफ होता है बेटा, एचसीएफ किसी संख्या के, जैसे 18 और 12 है, इसका एचसीएफ हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये एचसीएफ के रूल बता रहे हैं ना, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, 6। आपको एचसीएफ निकालना सिखा दिए। क्या क्या होता है, एचसीएफ से दोनों संख्याएं अलग अलग कटनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अलग अलग कटना चाहिए। दूसरी बात, ये दोनों जोड़ लो, जोड़ लोगे तो 30, अगर जोड़ लेंगे तो भी एचसीएफ से कटना चाहिए, घटा देंगे तो भी एचसीएफ से कटना चाहिए। इसका गुणनखंड अगर गुणनफल है तो भी एचसीएफ से कटना चाहिए, एलसीएम भी कटना चाहिए। बात समझ में आया। तो कभी कभी आपका क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ लेता है, कहता है कि म स प 16, म स 16 अल्ल स 380 होगा कि नहीं होगा। 16 से काट के चेक कर लो, अगर 16 से कट गया तो ये म स प होगा, अगर 16 से नहीं कटा तो म स प नहीं होगा। 16 दूना 32, कितना बचा बेटा, 6। अब 16 से 60 नहीं कटेगा तो ये म स प नहीं है। हमारी बात समझ में आ गया। हमको लगता है कि आज आप लोगों का जो ये चैप्टर था, ये लगभग मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया। थोड़ी सी एलसीएम की और एचसीएफ की और बातें जान लीजिए। कभी कभी क्या करता है कि 15, 20, 25, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको इतने से भाग देने पे प्रत्येक दशा में शेष बचे। बड़ी से बड़ी, क्या बात करेगा बेटा, बड़ी से बड़ी। और कह दे कि 5 शेष बचे, तो बड़ी से बड़ी का मतलब होता है म स प, बड़ी से बड़ी, अधिकतम से अधिकतम, लंबी से लंबी,
ये सब बातें एचसीएफ के लिए होता है। एचसीएफ में जब शेष की बात करें तो इसमें से घटा के 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा, 20 में से घटाएंगे तो 5 आएगा, 25 में से घटाएंगे तो 20 आएगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। बात समझ में आया? अगर यहीं पे देता छोटी से छोटी, क्या देता? यही सवाल में आप जान लो, अगर देता छोटी से छोटी जिसमें 5 शेष बचे, तब हम क्या करते? ये पूरे का क्या निकालते बेटा? एलसीएम निकाल के +5 कर देते। क्या करते? +5। शेषफल घटाने की बात करेगा तो प्लस करेंगे, अगर जोड़ने की बात करेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। एलसीएम निकाल के छोटी से छोटी, न्यूनतम से न्यूनतम, कम से कम बात करेगा। अब शेषफल की बात या जोड़ने की बात करेगा तो एलसीएम निकाल के शेषफल कहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, लेकिन अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो एलसीएम निकाल के उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। क्योंकि एलसीएम बहुत सरल रहता है, ऐसे में एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ जरूरी है कि एलसीएम पर शेष दिया है तो जोड़ेंगे, और एचसीएफ बड़ी से बड़ी कह रहा है तो इसको हम इसमें से घटा के तब एचसीएफ निकालेंगे। हमारी बात समझ में आया? अब इस तरीके का जैसे कोई क्वेश्चन मैं बताना चाहूं तो देख लो कैसे। जैसे आपका देगा कि बड़ी से बड़ी संख्या दिया है, बड़ी एक क्वेश्चन है आपका, बड़ी से बड़ी 245 और 1037 और कह रहा है विभाजित करने पर वह बड़ी से बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 245 से 1037 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे बेटा? शेष 5 बचे। तो पहले आप क्या करेंगे? हल लिखेंगे, हल के बाद 245 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 240। फिर 1037 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1032। अब फिर क्या निकाल लेंगे इसका? एचसीएफ। एचसीएफ आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे 240 1032 भाग विधि तो आ गया होगा ना, अभी अभी निकाल के जो इसका एचसीएफ 1 निकाले तो वही भाग विधि है। इसका भाग दो, जो शेष है इसमें भाग दो, तो आई होप आता होगा। या अगर आपको भाग विधि नहीं आता है तो फैक्टर से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 245 से इतने में करा, माने 1037 को विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक दशा में क्या शेष बच जाए? 5। तो पहले इसमें से बड़ी में इसमें घटाएंगे, हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है इसका? इससे एलसीएम लेके 5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए कुछ बातें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, जैसे एक भाज्य है एक अभाज्य है, तो उसमें भाज्य में वो भाज्य कह रहा हूं परिमेय संख्या में अगर कोई अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे तो अपरिमेय संख्या होगा, अगर उसमें से घटा देंगे तो भी होगा, जोड़ेंगे तो भी होगा। बात समझ में आया? अर्थात जिसका वर्गमूल अंडर रूट में है और वर्गमूल निकल गया, ये 2 आ गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया क्योंकि ये 2 का जोड़ा बनाता है। तो अगर अंडर रूट के बाहर आ गया तो परिमेय है, अंडर रूट के अंदर है तो क्या है? अपरिमेय है। बातें तो और थी लेकिन आपके कोर्स से काट दिया गया है। आपके कोर्स में मात्र इतना ही है और इसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि शांत वगैरह भी काट दिया गया है। अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, मैं सिलेबस थोड़ा सा देखूंगा फिर से एक बार, अगर कुछ होता है तो इस चैप्टर का कुछ और पार्ट बनाऊंगा। अन्यथा आप इसको मान के चलिए जितनी बातें आपको बताया गया वो सब के सब बेटा इतने में ही आपका आने वाला है। ठीक है बेटा लोग, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो नहीं किए हैं, और अपने सभी साथियों को बता दीजिए कि जो सर ये वीडियो बना रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन बता रहे हैं या जो मेथड बता रहे हैं इसके अलावा कहीं अन्य स्थान से आने वाला नहीं है। धन्यवाद।